आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट, और आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो है डिसऑनर ऑफ चेक। व्यूअर्स, टॉपिक पर आगे बात करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन भाइयों ने मेरा चैनल हाउस ऑफ जस्टिस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है उनसे कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अक्सर देखने में आया है कि लोग दूसरों को चेक दे देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो चेक, उसमें अमाउंट ही नहीं लिखी होती, ब्लैंक चेक होता है, सिर्फ साइन करके दे दिया जाता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अमाउंट तो लिखी होती है, लेकिन देने वाला ये जानते बूझते हुए कि उसके अकाउंट में इतनी रकम नहीं है, तो वो दूसरे आदमी को चेक दे देता है, क्योंकि उसको देने वाले को इतना नॉलेज नहीं होता लॉ के बारे में। तो वो ये तसल्ली उसके दिल में होती है कि मेरे अकाउंट में इतनी रकम ही नहीं है, तो मेरा जो चेक है वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, या इसका मुझे क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन जो चेक लेने वाला है वो क्या करता है कि उसने अगर आपसे कोई पेमेंट वसूल करनी थी, या उसका आपने कोई कर्ज़ा देना था, या जिस भी मामले में कोई भी मैटर है, तो आपने उसकी पेमेंट करनी थी, तो वो उस चेक को जाके जब बैंक में पेश करेगा, तो बैंक वाले देखेंगे अगर आपके अकाउंट में इतनी रकम नहीं है, तो उस पर वो डिसऑनर स्लिप लगा के उस आदमी को वापस कर देंगे। जब वो चेक डिसऑनर होकर वापस आ जाएगा, तो वो आदमी लेके उसको सीधा थाने जाएगा। थाने जाके एक एप्लीकेशन देगा कि फ़लाँ आदमी ने ये चेक नंबर मुझे दिया था, और इसके मुताबिक इतनी रकम उसने मुझे पे करनी थी, लेकिन जब मैंने चेक बैंक में पेश किया तो ये डिसऑनर हो गया, उस आदमी के अकाउंट में इतनी रकम नहीं थी, तो उसने मेरे साथ जानते बूझते बदनीयती से मेरे साथ फ्रॉड किया, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उसके बाद पुलिस आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करेगी, और ये एफ़आईआर 489F जो तज़ीरात पाकिस्तान की ये सेक्शन है, तो इसके तहत आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर काटी जाएगी। जब एफ़आईआर कट गई तो इसका मतलब है, आप अगर आपको बर वक्त पता चल गया, आप अरेस्ट नहीं हुए, तो आप तो बेल बिफ़ोर अरेस्ट मूव कर सकते हैं। और ये जो बेल बिफ़ोर अरेस्ट मूव की जाएगी, ये सेशन कोर्ट में होगी, तो उसमें ज़मानत हो भी सकती है और ख़ारिज भी हो सकती है, दोनों मतलब चांसेस हैं। अगर ज़मानत ख़ारिज होती है तो उसमें क्या देखा जाता है कि जो चेक जारी किया गया है, क्या वो मुल्ज़िम ने ही जारी किया है, उस पर उसके असल दस्तखत मौजूद हैं, उसके अपने अकाउंट का ये चेक है, और उसने जो चेक जारी करने वाला है, जो मुल्ज़िम है, उसने वाकई जिस आदमी के नाम ये चेक जारी किया है, तो उसकी कोई रकम वापस करनी थी जिस वजह से ये चेक जारी किया। उसके बाद उसकी जो मेलाफाइडी इंटेंशन देखी जाती है कि जो देने वाला है उसको पता था कि उसके अकाउंट में इतनी रकम मौजूद नहीं है, फिर भी उसने चेक जारी कर दिया। और उसके बाद जब एफ़आईआर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसमें वो अपनी ये वो देखते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, और ये करार देते हैं कि वाकई जो मुल्ज़िम है जिसने चेक जारी किया है ये गुनहगार है। तो ये ग्राउंड जो हैं, इनकी बेस पर चाहे बेल बिफ़ोर अरेस्ट है, गिरफ़्तार होने से पहले, या अगर गिरफ़्तार हो गए हैं तो उसके बाद, इन चीज़ों में से इन चीज़ों को देखा जाएगा, तो इन ग्राउंड्स पर आपकी बेल ख़ारिज भी हो सकती है। बेल बिफ़ोर अरेस्ट या आफ्टर अरेस्ट, दोनों सूरतों में मंजूर होने के क्या ग्राउंड्स हैं, उसमें ये देखा जाता है कि जो आपने चेक जारी किया वो किस डेट का है, और जो मुद्दई है, मुद्दई मुकदमा, कंप्लेनेंट है जो, उसने कब बैंक में पेश किया, और उसके बाद एफ़आईआर में कितनी डिले हुई। अक्सर ये होता है कि चेक डिसऑनर करवा लिया जाता है। जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो अक्सर इस तरह करते हैं कि चेक पहले डिसऑनर करवाते हैं, और उसके बाद फिर लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं जिनसे चेक लिया होता है, कि अगर आप मुझे इतनी पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं सीधा आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवा दूँगा। तो उस सूरत में काफ़ी डिले भी हो जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता कि चेक डिसऑनर तो हो गया है, आगे कार्रवाई क्या करनी है, या अगर लेट कार्रवाई करेंगे तो उसके क्या नुकसानात हैं, तो वो एफ़आईआर दर्ज करवाने में डिले कर देते हैं। तो ये जो डिले होती है, इसकी बेस पर आगे चल के बेल ग्रांट कर दी जाती है, ज़मानत मंजूर हो जाती है। उसके बाद अगर बैंक मैनेजर
का ये बयान आ जाए कि जो दस्तखत हैं वो असल नहीं हैं, बल्कि ये किसी दूसरे आदमी ने धोखाधड़ी से किए हुए हैं, अगर उसमें ये आ जाता है उसका बयान, तो उसकी बेस पर भी ज़मानत मंजूर हो सकती है। उसके अलावा अगर ये मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो गया है या बेल बिफोर अरेस्ट ही लगा दी है, लेकिन वो अदालत में ख़ुद पेश होकर बयान दे देता है कि मैंने जो इतनी रकम का चेक दिया था, मैंने वाकई इस आदमी के इतने पैसे देने हैं, तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, वो वहाँ पर अपनी पेमेंट करे और उसकी ज़मानत मंजूर हो जाएगी, वो घर आ जाएगा। तो ये सूरतें हैं जो ज़मानत मंजूर आने की। अब अक्सर जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहली जो प्ली ली जाती है वो या तो कहते हैं कि ये गारंटी का चेक था, या फिर कहते हैं कि मेरा चेक चोरी हो गया था। अगर तो ये चेक गारंटी के बतौर गारंटी आप किसी को दे रहे हैं, जैसे अक्सर इस तरह होता है कि कोई जॉब्स वगैरह लगती है, किसी आदमी की कोई जॉब होती है तो वहाँ पर जाते हैं तो वो ब्लैंक चेक ले लेते हैं, जो जॉब करने के लिए जा रहा है तो उससे ब्लैंक चेक ले लेते हैं। तो वहाँ पर अगर आप ब्लैंक चेक दे रहे हैं तो आप उसमें बैक साइड पर उसको देने का जो पर्पज़ है वो लाजमन मेंशन करें। आप लिख दें कि ये मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ तो बतौर छोटी इसलिए दे रहा हूँ। अगर पर्पज़ मेंशन कर देंगे तो आगे चल के आपके लिए आसानी होगी, अदरवाइज़ आप बेशक बाद में कहते रहें कि मैंने गारंटी चेक दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा अगर किसी भी जगह पर चेक दे रहे हैं तो अपने जो पर्पज़ है वो बैक साइड पर लाजमन मेंशन करें। सेकंडली, अक्सर कहा जाता है कि मेरा चेक चोरी हो गया। अब यहाँ पर अक्सर जजमेंट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आई हैं तो उसमें ये ऑब्जर्वेशन दी गई है कि चेक जो चोरी होने का बहाना है वो एक फ़जूल सी चीज़ है। उसकी वजह यह है कि कोई भी आदमी चेक साइन करके अपने घर पर नहीं रख लेता या अपने ऑफिस में नहीं रख लेता, क्योंकि जब किसी आदमी को ज़रूरत पड़ती है तो तब भी चेक साइन करके वो पेश करता है। तो या अगर चेक साइन किया है तो इसका मतलब है कि उसने जिस आदमी को दिया है तो उसी के लिए साइन किया था। तो ये चेक चोरी वाला बहाना भी ये इतना कोई रिलायबल नहीं है। इसलिए जो अपनी चेक बुक्स हैं उनको हमेशा संभाल के रखें, कभी भी चेक साइन करके ना रखें। और अगर किसी सूरत में अगर देना पड़े तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई भी हुई है जिसमें मैंने 5 जो एहतियाती तदबीर हैं वो मैंने बताई हैं कि अगर आप चेक दे रहे हैं तो वो 5 एहतियाती तदबीर लाजमन वो करें। उससे ये होगा कि आगे चल के जब आपका ट्रायल चलेगा या ज़मानत लगेगी तो आपको वहाँ पर वो फेवर मिल सकती है, आपके लिए आसानी होगी कि आप अपना जो केस है वो साबित कर सकें। अब जो चेक डिसऑनर हो गया इसकी सज़ा 3 साल है, और ये सज़ा ये नहीं है कि आपने फ़लाँ आदमी की इतनी रकम देनी थी तो आपने नहीं दी, इस बेस पर ये एफ़आईआर नहीं होती। ये एफ़आईआर इसलिए की जाती है कि आपने बदनीयती से जानते बूझते हुए कि आपके अकाउंट में इतनी रकम मौजूद नहीं है तो आपने उतनी अमाउंट का चेक दूसरे आदमी को दे के आपने अपनी नीयत शो किया कि आपकी नीयत में फतूर है, तो ये इस बेस पर एफ़आईआर होती है। और ये जो 3 साल की सज़ा है या जुर्माना है, तो दोनों सूरतों में ये सिर्फ़ इसीलिए होता है कि आपकी जो इंटेंशन थी मेलाफाइडी इंटेंशन, तो उसकी वजह से ये एफ़आईआर काटी जाती है। पेमेंट वापस करने के लिए बेशक आप पर एफ़आईआर हो गई, आपको सज़ा भी हो जाए आपका, या आपका ट्रायल चल रहा है या आपकी ज़मानत खारिज हो गई, तो जो मुल्ज़िम है उससे वो रिकवरी नहीं होगी, कोई अमाउंट उसे वापस नहीं करनी पड़ेगी। जो मुस्तगीस है मुकदमा का, जिसकी आपने पेमेंट चेक देने वाले ने उसकी कोई पेमेंट देनी है, कोई कर्ज़ा देना है, अगर वो चाहता है कि उसकी जो रकम है वो वापस वो वसूल करे तो उसके लिए उसे आर्डर 37 सीपीसी के तहत एक दावा करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास, तो वो वहाँ से उसकी रिकवरी होनी है। अदरवाइज़ अगर वो सिर्फ़ एफ़आईआर करवा के बैठ जाए कि मेरी रकम वसूल हो जाएगी, तो एफ़आईआर से उसकी रकम वसूल नहीं होनी। यहाँ तो जो मुल्ज़िम है अगर वो मुजरिम साबित हो जाता है तो उसे 3 साल मैक्सिमम 3 साल सज़ा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। तो दोनों सूरतों में उस आदमी को उसकी रिकवरी नहीं होनी। रिकवरी के लिए उसे फ़ौरन सिविल कोर्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास आर्डर 37 का दावा फ़ाइल करना पड़ेगा। अक्सर ये देखने में आता है कि लोग एफ़आईआर करवा के इस तरह आराम से बैठ जाते हैं कि अब मेरी रकम वसूल हो जाएगी। तो उसमें जब ये होता है कि दूसरे आदमी की बेल हो जाती है, फिर उसके बाद ट्रायल चलता है 3-4 साल 5 साल या इससे भी ज़्यादा टाइम लग गया, ट्रायल ख़त्म हुआ, वो आदमी बरी हो गया, तो उस टाइम वो कहते हैं कि अब मेरी पेमेंट कैसे रिसीव होगी।
तो उसके लिए है कि जैसे ही ऐसा कोई मामला होता है तो आप बेशक आपने एफआईआर करवा दी, आपने ये क्रिमिनल केस चलवा दिया, तो इससे आपकी रिकवरी नहीं होनी। आपने फ़ौरन ऑर्डर 37 सीपीसी के तहत आपने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास सूट फाइल कर देना है, ताकि वहाँ से आपकी वो जल्दी हल हो जाएगा और वो सूट जो होता है डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास वो जल्दी फ़ैसला भी उसका हो जाता है। वो स्पीडी ट्रायल है, उस पर मैं जल्दी एक वीडियो भी बना दूंगा, तो जो उसका पूरा प्रोसीजर है तो उसके तहत आपकी रिकवरी होगी, यहाँ से कोई रिकवरी नहीं आनी। अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके सेक्शन 489F के, वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है 2013 SCMR 51, उसमें लिखा गया है कि जो इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं 489F के, वो क्या हैं। बेसिक ingredients of section 489F PPC were the dishonest issuance of a check towards repayment of a loan or fulfillment of an obligation, and that the check was dishonored on presentation। कि जो चेक, जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है कि चेक डिसऑनेस्टली जारी किया गया है, बदनीयती से जारी किया गया है। टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन, कोई कर्ज़ की अदायगी करनी थी, या फुलफिलमेंट ऑफ एन ओब्लिगेशन, कोई भी और ओब्लिगेशन आप पर थी, और दैट द चेक वाज डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन, और जब चेक बैंक में पेश कर दिया गया तो वो डिसऑनर हो गया। ये 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, इनमें से अगर एक भी मिसिंग होगा तो आपका ये जो सेक्शन 489F है ये इस पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा एक और मैं जजमेंट शेयर करता चलूँगा कि ये जो अक्सर छोटी चेक या गारंटी चेक जिसको कहा जाता है, तो उसका वो प्ली ली जाती है, तो उसके बारे में भी एक जजमेंट आई है कि ये वैसे बेशक आपने गारंटी चेक ही दिया है, फिर भी किसी फुलफिलमेंट ऑफ कोई भी आपकी वो ओब्लिगेशन है तो तब भी आपने गारंटी चेक दिया है, लिहाजा इस पर भी सेक्शन 489F लागू होगी। और ये पेशावर हाई कोर्ट की है, PCRLJ 2013 पेशावर 400, ये जजमेंट है। इसमें बड़ी डिटेल से जो गारंटी चेक के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि बेशक गारंटी चेक हो तो देता तब भी हैं जब आपके ऊपर कोई ओब्लिगेशंस थी, लिहाजा ये भी आपके इस सूरत में भी आप पर 489F ही लागू होगा। इसके बाद एक और अर्ज़ करता चलूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, कि जो चेक दिया जाता है जिस डेट से जारी किया जाता है, उस डेट से अगर 6 महीने के अंदर अंदर उसे बैंक में पेश नहीं किया गया तो उसके बाद बैंक की ये उसकी डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो उस चेक को डिसऑनर कर दे या वो उसको वापस कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है उसको डिसऑनर करने से। इसमें एक जजमेंट है 2020 YLR 2064, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी चेक वो जो इशू किया जाता है उस डेट के 6 महीने के बाद अगर वो प्रेजेंट किया गया है या उसके वो बैंक में पेश किया गया है, तो उस सूरत में ये समझा जाएगा कि ये एक स्टेल चेक है, चोरी शुदा चेक है, और ये जस्ट ब्लैकमेल करने के लिए ये FIR करवाई जा रही है। तो लिहाजा अगर वाकई ही किसी की कोई पेमेंट उसने वो जो चेक देने वाला है उसने करनी है, तो उस सूरत में जो चेक इशू की डेट है विद इन 6 मंथ ऑफ दैट डेट, तो आपने उसको बैंक में पेश कर देना है ताकि आपकी ये जो लिमिटेशन है वो ख़त्म ना हो। 6 महीने के बाद पेश करेंगे तो फिर वो बैंक की डिस्क्रिशन है। उसके अलावा ये इतना डिले जो होता है तो वो यही समझा जाता है कि ये चोरी शुदा चेक है, सिर्फ ब्लैकमेल किया जा रहा है दूसरे आदमी को। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी इमानिल्लाह।